दोस्तों, आज के युग में मोबाइल पर प्यार मोहब्बत दोस्ती होना आम बात हो गई है और कभी कभी इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ जाता है। एक जवान खूबसूरत लड़की के मोबाइल पर एक रॉन्ग नंबर से मिस कॉल आता है। वह लड़की जब उस रॉन्ग नंबर पर कॉल बैक करती है तो उधर से फोन उठाने वाला व्यक्ति बड़े ही अच्छे तरीके से बात करता है। उसकी बातों से लड़की इंप्रेस हो जाती है, जिसकी वजह से दोनों के बीच में तुरंत दोस्ती भी हो जाती है। अब यह दोस्ती का सिलसिला लगभग कई महीनों तक चलता है, लेकिन अचानक 7 महीने बाद इस दोस्ती का अंत इस तरीके से होगा किसी ने सोचा भी नहीं था। वाकई में दोस्तों, आज की कहानी दोस्ती और प्यार मोहब्बत करने वालों को सोचने और समझने पर मजबूर कर देने वाली है। हमारे सभ्य समाज में कैसे कैसे विकृत मानसिकता के लोग रहते हैं। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं रजनीश और आप देख रहे हैं माही न्यूज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, यह घटना है कर्नाटक प्रदेश के बंगालकोट जिले की। बंगालकोट का एक इलाका पड़ता है इलकल, और इसी इलकल इलाके की रहने वाली रजिया सुल्तान। रजिया, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल, जो बीएससी सेकेंड ईयर की छात्रा है। दरअसल रजिया के परिवार में उसके पिता के अलावा छोटा भाई और एक बहन भी है। रजिया के पिता जो खुद का एक बिजनेस करते हैं, जिससे वह ठीक ठाक पैसा कमाते हैं, इसीलिए घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। दरअसल रजिया दिखने में बेहद खूबसूरत है और पढ़ने में भी उतनी ही तेज। रजिया के पिता उसे पढ़ा लिखा कर उसका एक बेहतर करियर बनाना चाहते हैं। बात कर रहा हूं मैं 21 फरवरी की सुबह के करीब 10 बजे के आसपास। रजिया हर दिन की तरह अपने कॉलेज के लिए निकलती तो है, लेकिन देर शाम तक जब वह अपने घर वापस नहीं आती है तो अब रजिया के पिता उसके नंबर पर फोन करते हैं, लेकिन रजिया का नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। उसके बाद रजिया के पिता अपने जानने वाले लोगों के नंबरों पे फोन करते हैं और अपनी बेटी के बारे में पूछताछ करते हैं, पर इसके बावजूद इसके रजिया के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है और देखते ही देखते पूरी रात गुजर जाती है। अगली सुबह तक भी रजिया जब घर वापस नहीं आती है और जब उसका मोबाइल ऑन नहीं होता है तो रजिया के पिता नजदीकी थाने में जाते हैं और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। उसके बाद जब घर पहुंचते हैं तो सुबह के करीब 10 बजे के आसपास उनके नंबर पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। जैसे ही फोन उठाते हैं, उधर से कॉल करने वाला व्यक्ति कहता है कि क्या तुम अपनी बेटी को लेकर परेशान हो? तो इस पर रजिया के पिता जवाब देते हुए कहते हैं कि कहाँ है मेरी बेटी। इस पर फोन करने वाला व्यक्ति रजिया के पिता को जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी हमारे पास है, सही सलामत है। लेकिन अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम करो, वरना तुम्हारी बेटी को कोठे पर बेच दूंगा। फोन करने वाला व्यक्ति जैसे इस तरह की बातें कहता है, यह सुनकर रजिया के पिता एकदम से डर जाते हैं और रोते हुए उस व्यक्ति से कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं दूंगा, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। वह व्यक्ति रजिया के पिता से कहता है कि पैसे कहां पर लाना है मैं दोबारा फोन करके तुम्हें बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ धमकी भी देता है कि अगर तुम पुलिस के पास गए और पुलिस को बताने की कोशिश किया तो याद रखना तुम्हारी बेटी तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगी। इस तरह की धमकी देता है। रजिया के पिता उससे कहते हैं कि मैं पुलिस के पास कभी नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा, मेरी बेटी को कुछ मत करना। फोन तो वह रख देता है, लेकिन रजिया के पिता एकदम से परेशान हो जाते हैं। वह सोच में पड़ जाते हैं कि मैं पुलिस के पास जाऊं या फिर नहीं, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को लेकर काफी डर सताने लगता है। हालांकि इस बारे में जब अपने रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं तो सारे रिश्तेदार रजिया के पिता को समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और उससे सारी बात भी बतानी चाहिए। आखिरकार रजिया के पिता अपने रिश्तेदारों की बात मान लेते हैं और फिर पुलिस के पास चले जाते हैं। पुलिस को नंबर देते हुए सारी बात पुलिस को तो वो बताते हैं, लेकिन साथ ही साथ पुलिस से रोते हुए रिक्वेस्ट करते हैं कि साहब कैसे भी करके मेरी बेटी को सही सलामत घर लेकर के आइए। पुलिस को जब यह मालूम चलता है कि रजिया का अपहरण हो गया है तो उसके बाद से पुलिस अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लेती है और साथ ही साथ उस नंबर पे कॉल करती है, लेकिन वह नंबर स्विच ऑफ बताने लगता है। इसलिए पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश करती है कि वह फोन आया कहां से था और उसका लोकेशन कहां है। पुलिस जब उस मोबाइल का नंबर लोकेशन निकालती है तो मालूम चलता है कि उसका लोकेशन दिल्ली शहर के महिपालपुर इलाके में दिखाई देता है। चूंकि मोबाइल का लोकेशन दूसरे स्टेट का दिखाई दे रहा था, इसलिए कर्नाटक पुलिस
सबसे पहले दिल्ली पुलिस से संपर्क करती है और आखिरकार 23 फरवरी को अपनी टीम के साथ रजिया के पिता को भी लेकर दिल्ली के शहर में पहुंच जाती है। महिपालपुर के नजदीकी थाने से संपर्क करती है और तब जाकर के महिपालपुर के इलाके के तमाम होटलों में रजिया को ढूंढना शुरू कर देती है। पुलिस को लगता है कि रजिया को किसी ने होटल में ही छुपा के रखा है। हालांकि पुलिस जब सारे होटलों को चेकिंग करती है तो आखिरकार एक होटल में रजिया मिल जाती है। दरअसल उस होटल में रजिया के साथ एक और भी लड़का मौजूद था जिसकी उम्र लगभग 26 से 27 साल के आसपास होगी। पुलिस जब रजिया के पिता को लेकर उस होटल में पहुंचती है और रजिया जब अपने सामने अपने पिता को देखती है तो एकदम से चौंक जाती है। दरअसल रजिया के चेहरे को देखने के बाद बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि उसका अपहरण भी हुआ है। पुलिस जब रजिया से पूछताछ करती है तो रजिया कहती है कि मेरा अपहरण नहीं हुआ है, बल्कि मैं अपने प्रेमी के साथ अपनी मर्जी से आई हूँ। मैं इससे प्यार करती हूँ और इसी से शादी भी करना चाहती हूँ। पुलिस जब उस लड़के के बारे में पूछताछ करती है तो मालूम चलता है कि उस लड़के का नाम सुजय डे है। सुजय जो पश्चिम बंगाल के 24 परगना का रहने वाला है। पुलिस जब सुजय का मोबाइल लेती है, जब उसके नंबर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि रजिया के पिता के मोबाइल पर जो कॉल आया था वो कोई और नंबर नहीं बल्कि उसी नंबर से आया था। इसलिए पुलिस को अब पूरा यकीन हो जाता है कि रजिया के पिता को कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि सुजय ही था। पुलिस रजिया से पूछती है कि सुजय ने तुम्हारे पिता के नंबर पर फोन करके 10 लाख फिरौती के तौर पर मांगा था, लेकिन रजिया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होती है। इसलिए पुलिस सबसे पहले दोनों को लेकर थाने में आ जाती है और फिर सुजय को अलग बिठाकर उसे सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार सुजय भी मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है और कहता है कि हाँ साहब, रजिया के पिता को मैंने ही कॉल किया था। और पुलिस जब सुजय से पूछती है कि जब तुम रजिया से प्यार करते थे और तुम शादी करना चाहते थे तो फिर तुमने रजिया के पिता से 10 लाख रुपए क्यों मांगा। इस पर सुजय जब अपनी पूरी कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद रजिया भी एकदम से चौंक जाती है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 7 महीने पहले। एक दिन रजिया रात्रि के वक्त जब अपने घर पर पहुंचती है, काफी थक चुकी होती है। अपना मोबाइल कमरे में रखने के बाद बाथरूम में चली जाती है और बाथरूम से जब वो अपने रूम पर पहुंचती है तो मोबाइल को जब वो चेक करती है तो उस पर एक अनजान नंबर दिखाई देता है जिससे शायद मिस कॉल आया था। रजिया जब उस नंबर पर फोन करती है तो उधर से सुजय ही फोन उठाता है। रजिया जब सुजय से पूछती है कि क्या तुमने कॉल किया था, कौन हो तुम, मुझे जानते हो। इस पर सुजय रजिया को जवाब देते हुए कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता, दरअसल गलती से तुम्हारा नंबर लग गया था। लेकिन सुजय साथ ही रजिया से कहता है कि तुम पढ़ी लिखी ही नहीं बल्कि समझदार भी हो, समझदार भी लग रही हो, क्योंकि अक्सर किसी के मोबाइल पर अनजान नंबर से मिस कॉल जब लग जाता है तो वह गालियां देने लगता है, लेकिन तुम अच्छे तरीके से बातचीत कर रही हो। रजिया जब सुजय की यह बात सुनती है तो उसकी बातें रजिया को कहीं न कहीं पसंद आ जाती है और सुजय से कहती है कि हाँ, मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही हूँ। इस पर सुजय भी रजिया को जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल मैं अपने पिता के साथ अपना खुद का बिजनेस करता हूँ। मिस कॉल के जरिए जब दोनों की पहली बार एक दूसरे से बातचीत होती है तो कहीं न कहीं दोनों की एक दूसरे की बातें पसंद आ जाती है। फिर दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। जैसे जैसे समय गुजरता है दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बातों बातों में सुजय को मालूम चल जाता है कि रजिया अच्छे परिवार से है। साथ ही साथ रजिया के पिता बिजनेस करते हैं जिससे वो अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। दरअसल रजिया अपने पूरे परिवार के बारे में बेहतर तरीके से सुजय को बता देती है। इधर सुजय को जब यह मालूम चलता है रजिया के परिवार वाले अच्छे खासे पैसे वाले हैं, सुजय के दिमाग में अब एक आइडिया आता है। दरअसल सुजय अब रजिया से इतनी मीठी मीठी बातें करने लगता है और उसे प्रेम जाल में फंसा लेता है। दोनों के बीच में लगभग 7 महीने तक बातचीत होता है, लेकिन दोनों कभी एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। दोनों ही अपना अपना फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे के पास भेजते हैं और जब रजिया और सुजय एक दूसरे का फोटो देखते हैं तो देखने के बाद आखिरकार अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं, जिसकी वजह से रजिया और सुजय के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और समय के अनुसार प्यार परवान भी इस कदर चढ़ता है, आखिरकार दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं। इधर जैसे ही 4 महीने का समय गुजरता है, इधर अब रजिया के परिवार वालों को लगता है कि लड़की 1 साल में अपनी बीए की पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी, इसलिए रजिया के पिता
अब अपनी बेटी की शादी के लिए एक लड़के की तलाश करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार उनकी यह तलाश भी पूरी हो जाती है और अपने ही एक रिश्तेदार के लड़के के साथ रजिया का रिश्ता तय कर देते हैं और अप्रैल महीने में ही निकाह की तारीख भी तय कर देते हैं। शादी की जानकारी जब रजिया को मालूम चलता है तो रजिया एकदम से परेशान हो जाती है। तुरंत ही सुजय को फोन करती है और सारी बात बताती है। कहती है कि मेरे परिवार वालों ने रिश्ता तय ही नहीं कर दिया है बल्कि शादी की तारीख भी फिक्स कर दी है, पर याद रखना मैं तुम्हारे अलावा किसी और से शादी किसी कीमत पर भी नहीं करूंगी। इस पर सुजय भी उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारी जाति हमारा धर्म अलग है लेकिन हम दोनों को मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। रजिया उसे समझाते हुए कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी करना है जल्दी करो। उसके बाद से सुजय को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार रजिया से शादी कैसे करे। जब 1 महीने का समय गुजरता है सुजय रजिया को फोन करता है और कहता है दरअसल कल सुबह जब तुम अपने कॉलेज के लिए घर से निकलना तो वहां से कॉलेज न जाके बेंगलुरु के एयरपोर्ट पर सीधे पहुंच जाना। इधर से मैं भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाऊंगा और फिर वहां से हम दोनों दिल्ली चले जाएंगे और दिल्ली में जाकर वहीं पर शादी भी कर लेंगे। जब अपने पूरे प्लान के बारे में सुजय बताता है तो रजिया इसके लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सुजय उसे साथ ही साथ यह भी कहता है कि जब तुम घर से निकलना तो अपने साथ कुछ जेवर के साथ साथ कुछ कैश रुपए भी ले लेना। रजिया कहती है कि तुम घबराओ मत, मैं सारा इंतजाम कर लूंगी। और आखिरकार 20 फरवरी के दिन सुबह अपने परिवार वालों से यह कह करके जाती है कि मैं अपने कॉलेज जा रही हूँ। करीब 10 बजे के आसपास जब बैग लेकर अपने घर से निकलती है, रात्रि के करीब 9 बजे के आसपास बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचती है और जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचती है इधर सुजय एयरपोर्ट पर पहुंच चुका था और रजिया के साथ साथ अपना भी टिकट दिल्ली के लिए बुक करा रखा था। रजिया अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लेती है और उसके बाद से बेंगलुरु एयरपोर्ट से दोनों फ्लाइट पकड़कर रात्रि के करीब 1:30 बजे के आसपास दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। चूंकि आधी रात को जब दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं वहां से बाहर निकलने के बाद महिपालपुर इलाके में जाते हैं और फिर एक गेस्ट हाउस में एक कमरा बुक कर लेते हैं। कमरे के अंदर जब दोनों दाखिल होते हैं, चूंकि दोनों तन्हा होते हैं, पहली बार मिलते हैं, इसलिए सारी दूरियां मिटा देते हैं और उसी कमरे के अंदर दोनों के बीच में पहली बार संबंध भी बन जाता है। हालांकि सुजय शादी से पहले रजिया के साथ जब इस तरह की हरकत करता है, रजिया भी उसे रोकने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि वाकई में रजिया सुजय से सच्चा मोहब्बत करती थी। जब सुबह हो जाती है, आखिरकार सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सुजय अपने प्लान को अंजाम देता है। दरअसल सुबह के करीब 10 बजे के आसपास सुजय रजिया से उसके पापा का नंबर ले लेता है। कमरे से बाहर निकलने के बाद उसके पापा के नंबर पर फोन करता है और उन्हें धमकी देते हुए कहता है कि तुम्हारी बेटी मेरे पास है, अगर तुम अपनी बेटी को सही सलामत चाहते हो तो 10 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। दरअसल सुजय अपना पूरा प्लान बना चुका था कि जैसे ही 10 लाख रुपए मिल जाएगा, रजिया को छोड़ने के बाद वह वापस अपने घर चला जाएगा। शायद सुजय को यह मालूम नहीं था कि रजिया जब अपने घर पर नहीं पहुंची थी तो उसके पापा थाने में जा चुके थे। पुलिस की सक्रियता से सुजय का सारा प्लान फेल हो गया। वाकई में सुजय जब यह पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है तो थाने के अंदर ही रजिया और सुजय को एक जोरदार की थप्पड़ लगा देती है और रोते हुए कहती है कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करती थी और तुमसे शादी करना चाहती थी, पर तुम्हारे जैसा कमीना इंसान मैंने दुनिया में नहीं देखा। पुलिस सुजय को जेल भेज देती है और रजिया को उसके पिता के हवाले कर देती है। रजिया अपने घर तो चली जाती है, अक्सर रोते रहती है। रजिया और बार बार अपने परिवार वालों से एक ही बात कहती है कि काश मैं अपने प्यार के बारे में आप लोगों को पहले ही बता दी होती तो शायद मेरे साथ ऐसा कभी नहीं होता। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।